लापरवाही का नतीजा 7 बच्चों की जान चली गई और इसी तरीके की लापरवाही राजकोट में भी की गई जहां 28 लोगों की जान चली गई। और इस पूरे मामले में गेमिंग जोन में जो अग्निकांड हुआ था 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें गेमिंग जोन का मालिक और मैनेजर शामिल है। इसी के साथ 4 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में 28 लोगों की जान चली गई है। राजकोट पुलिस कमिश्नर ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से कल ये पूरा हादसा हुआ था उसके बाद लगातार अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं कोई है तो नहीं शेष, लेकिन जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2:30 बजे के लगभग ये घटना हुई थी और 4:30 बजे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था और इस लापरवाही का नतीजा भी 28 लोगों की जान जाकर के निकला। और सीधे रुक करते हैं जतिन का, हमारे सहयोगी जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। जतिन, इस घटना को हुए 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं, फिलहाल हालात कैसे हैं वहां के और क्या जो जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही थी कल, जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया उसको भी 24 घंटे होने वाले हैं, तो लापरवाह कौन था, हादसा कैसे, कुछ पता चल पा रहा है? आज बिल्कुल देखिए, अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इस और इशारा कर रही है कि 304 आईपीसी इस पूरे मामले में लगा दी गई है। गैर इरादतन हत्या के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक सिर्फ 2 ही हो पाई हैं। क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, राजकोट क्राइम ब्रांच, और जो लगातार हर इलाके में जहां पे भी उनको संदेह है कि आरोपी हो सकते हैं उसको लेकर छापेमारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन या यूं कह लीजिए कि सर्च ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ की टीम को एक बार फिर से आज दोपहर में बुलाया गया। मलबा हटा लिया गया है, लेकिन जो राख बची हुई है उस राख में से मानव अवशेष निकालने की जो कवायद है वो एनडीआरएफ करती नजर आ रही है। साथ ही जो भी पेरेंट्स अपने मिसिंग बच्चों की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं उन सभी के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। राख से जो अवशेष निकाले जा रहे हैं उसका भी जो चेकअप है, एक तरीके से जो सैंपल है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन सैंपल को अहमदाबाद भेजा जा रहा है। अहमदाबाद की जो लैब है वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन लापरवाही हुई, एनओसी नहीं थी, फायर एनओसी नहीं थी, पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इतने सालों तक वो पूरा गेमिंग सेक्शन चलता रहा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, किसी को कोई जानकारी नहीं थी और यही कारण है कि एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में कर दिया गया था। अब एसआईटी की रिपोर्ट, क्योंकि कल रात 3 बजे से एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हालांकि पहले जो डेडलाइन है वो 24 घंटे की दी गई है। इनिशियल रिपोर्ट में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात एसआईटी करेगी उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जतिन, यानी कि जो कार्रवाई का दौर है वो यहाँ पे चल रहा है, जो मानव अवशेष है वो निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बीच जिस तरीके से ये बुरा का हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन है ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब बढ़ते खबरों में आगे बताएंगे आपको, आ रहा है तूफान, तैयार है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई आपके, जहाँ पे पश्चिम बंगाल में अलर्ट है। दरअसल रेमल तूफान को लेकर जिस तरीके से दस्तक की आहट है उसको देखते हुए गुजरात में चौकसी है, समंदर में हलचल है और साथ ही साथ अलर्ट पर एनडीआरएफ है, क्योंकि जिस तरीके से आज रात को लेकर के जो पूरी की पूरी तैयारी, क्योंकि आज रात ही पश्चिम बंगाल के कई तट ऐसे जैसे टकराने वाला है ये रेमल तूफान। इसके बाद से जो आसपास के इलाके जिनको संवेदनशील माना जा रहा है उसको लेके जो तैयारियां है यहाँ पे वो दिखाई रही है आपको। अलर्ट पे एनडीआरएफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इलाके प्रभावित होंगे वहां पर व्यवस्थाएं पहले कैसे की जाए इसको लेके एनडीआरएफ ने पहले इसको लेके मीटिंग कर ली है। हालांकि आज के बाद जो अगले 24 घंटे हैं वो पश्चिम बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, संवेदनशील होने वाले हैं और शायद यही वजह है कि सरकार की ओर से तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली गई है, क्योंकि जो समंदर में हलचल है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर रेफल तूफान का असर दिखने वाला है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां की गई है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी तैयारियों को लेकर के अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है और आपको बताया कि रेमल पश्चिम बंगाल की सीमा से आज रात 12 बजे के लगभग टकरा सकता है। 110-120 किलोमीटर की रफ्तार से रेमल तूफान आगे बढ़ रहा है और इस दौरान बताया ये भी जा रहा है कि 150 किलोमीटर तक हवाओं का जो वेग है वो रह सकता है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और साथ ही अधिकारियों से पीएम ने रेमल तूफान को लेकर के जानकारी भी ली है। ये तस्वीरें भी सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा एक्शन प्लान समझ रहे हैं कि आखिरकार तैयारियां किस तरीके से की गई है, क्योंकि जो दीघा बीच है वो सबसे ज्यादा फेमस बीच है पश्चिम बंगाल
बंगाल का, और इसके आसपास बहुत सारे होटल भी हैं। किस तरीके से वहां से लोगों को हटाया गया है, एसडीआरएफ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उन्हें लगाया गया है, कहां कहां उनकी तैनाती की गई है, ये तमाम जो प्लान है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हुए नजर आ रहे हैं। इस हाई लेवल मीटिंग में कई अधिकारी और मंत्री मौजूद हैं जो ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार एक्शन ऑफ प्लान क्या है। इसी के साथ एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसे कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है रेमल तूफान की वजह से, और ट्रेनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और तूफान आने के पहले की जो स्थिति है वो कुछ इस कदर है कि यहाँ पर हल्की बारिश भी नोट की जा रही है। और इसी के साथ आज रात 12 बजे तक रेमल तूफान यहाँ तटीय इलाकों से टकराएगा। लोगों को चेतावनी दी गई है कि तटीय इलाकों से वो दूर रहे, ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर संभावना बड़े खतरे की हो सकती है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार हम बंगाल में तूफान की दस्तक को लेकर जो तैयारियां है वो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद बारीकी से नजर रखे हुए हैं, लिहाजा आज इसको लेकर बड़ी बैठक हुई है। पीएम ने प्लान समझा है, तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के तमाम वो इलाके जो इस तूफान के बाद प्रभावित होने वाले हैं उसको लेकर एनडीआरएफ ने भी अपनी ओर से कमर कस ली है, तैयारियां कर ली हैं। लोगों से साफ साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उन इलाकों को छोड़ दे जहां पे इस तूफान के टकराने की या आने की संभावना है। यानी कि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो कई इलाके ऐसे हैं जिसको लेके कहा जा रहा है दरअसल कि कई इलाके प्रभावित होने वाले हैं, लिहाजा पीएम मोदी की ओर से इस पर बारीक नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में 26 करोड़ कैश बरामद किया गया है। आईटी की रेड में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। ज्वेलरी शॉप पर आईटी की छापेमारी में 90 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। तो ये बड़ी खबर जहां बता रहे हैं आपको हम कि महाराष्ट्र के नासिक में 26 करोड़ कैश बरामद किया गया है। आईटी की रेड में छापेमारी में कैश बरामद किया गया है। 26 करोड़ के कैश के साथ साथ 90 करोड़ के प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी यहां बरामद किए गए, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पे महाराष्ट्र के नासिक में एक ज्वेलरी शॉप में छापेमारी के दौरान यहां पे 26 करोड़ का कैश यहां पर पकड़ा गया है। इसी के साथ साथ 90 करोड़ के प्रॉपर्टी के पेपर्स भी यहां से पकड़े गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी के दौरान ये सब कुछ बरामद हुआ है।